सारी सिक्योरिटी एजेंसीज वो ले इस देश रही के लीडर ने ले रखी है। उनको कहता है पता ही नहीं है कल जा भी सकते हैं या नहीं जा सकते। तो इसको बोलते हैं खतरा मैम, कि वो नारे लगाएं। तो आप ये सोचिए मैम कि मैं लोगों से कह रहा हूँ, हिंदुस्तान में ये बात सुने कि एक कॉलेज, एक जेएनयू के अंदर नारे लगते हैं एंटी इंडिया को लेके, कुछ भी इसी देश के अंदर रहकर इसी देश के खिलाफ नारे लगाते हैं और रात को आराम से अपने घर में सो रहे हैं, फिर आप बोलते हो तानाशाह। यार मैं इस बात में विश्वास, ये नारा लगा के दिखा दो ना चाइना में, चाइना तुम्हें खत्म नहीं करेगा, तुम्हारे डीएनए को खत्म कर देगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स नाउ न भारत का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ प्रतिभा ज्योति। हम बातचीत करेंगे आज डिजिटल टॉक में एक ऐसे शख्स के साथ जिसे दुनिया आज हीरो कहती है। आप भी थोड़ा थोड़ा अंदाजा लगा लेंगे जब मैं आपसे ये कहूंगी कि आज मेरे खास मेहमान हैं रिसर्च एंड एनालिसिस विंग और एनएसजी के पूर्व कमांडो लकी बिष्ट साहब। लकी बिष्ट कहें या लक्ष्मण सिंह बिष्ट, ये सब मैं अभी पूछूंगी कि इनका असली नाम क्या है, लेकिन लकी बिष्ट अपने जासूसी कारनामों की वजह से जाने जाते हैं। दुनिया भर में वे जेनजी के हीरो हैं, रियल टाइम हीरो। इजराइल में उन्होंने काफी समय दिया है, अपनी जासूसी, अपने मिशन को उन्होंने अंजाम दिया है। वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ भी रह चुके हैं, उनके जो कह सकते हैं उनकी सेफ्टी टीम के वो बहुत बड़ा हिस्सा थे। 2011 में लकी बिष्ट के जीवन में एक ऐसा मोड़ आ गया जिसने उनको बिल्कुल कह सकते हैं कि उनके लाइफ को एक उसमें एक नया चैप्टर शुरू हो गया, जब उन पर कुछ गैंगस्टर्स की हत्या के आरोप लगे। वे 4 साल जेल में रहे और उसके बाद वे फिर वापस आए, तो इस बार वे दुनिया के सामने एक बड़े हीरो की तरह उभर कर आए। तो बहुत बहुत स्वागत है हमारे दर्शकों के बीच लकी बिष्ट साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इतने दिनों के रिक्वेस्ट के बाद आज आप टाइम्स नाउ न भारत डिजिटल के दफ्तर आए हैं, आप हमसे बातचीत कर रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू मैम, थैंक यू। और पूरे टाइम्स नाउ नव भारत को मैम बहुत थैंक्स, और आपकी ऑडियंस को भी जो इतनी लॉयल है, इतना सुनती है, इतना ट्रस्ट करती है। नहीं, बहुत ट्रस्ट, हमारे व्यूअर्स बहुत लॉयल हैं। और बल्कि इससे पहले जो मैंने आपका एक छोटा सा इंटरव्यू किया था, तो उसमें हमें बहुत कमेंट आए थे कि आप लकी बिष्ट जी को दफ्तर क्यों नहीं बुलाते, आप उनसे लंबी बातचीत क्यों नहीं करते। तो आज मुझे ये मौका मिला है और मैं इस मौके को बिल्कुल नहीं छोड़ने वाली हूँ। और अब बिना समय गंवाए स्टार्ट करते हैं। आप जो अपने खतरे की, अपने देश में के अंदर की सुरक्षा की बात कर रहे हैं, एक ऐसी घटना हुई है जिसका मुझे लगता है कि आज चूंकि हम पॉडकास्ट कर रहे हैं तो उसका जिक्र भी जरूरी है। 2020 में दिल्ली में दंगे हुए, उसमें 2 आरोपी थे, उमर खालिद और शर्जील इमाम। उनको सुप्रीम कोर्ट से जमानत नहीं मिली। उसके बाद जेएनयू में प्रोटेस्ट हुआ और कुछ ऐसे अभद्र आपत्तिजनक नारे दिए गए वहां, जो मैं नहीं बता सकती। आप इस जेएनयू जो एक बहुत बड़ा उच्च शैक्षणिक संस्थान है, वहां इस तरह की नारेबाजी को लेकर आपकी क्या राय है? मैम देखिए, जो भी 2 जिनके ऊपर आरोप लगे हैं, वो तो हमारे देश के कानून ने कोई ना कोई एविडेंस देखकर, देखो ना तो मैंने उसकी चार्जशीट पढ़ी है मैम, ना मुझे पता है कि चार्जशीट में क्या लिखा गया है। यूएपीए के तहत जो भी उनके ऊपर मुकदमा लगा है, तो कानून अपना काम कर रहा है मैम, ठीक है। अगर जो भी एविडेंस अगर 1 साल के बाद वो देते हैं, अगर एविडेंस गवर्नमेंट को लगता है, तो कानून न्यायपालिका अपना काम कर रही है। ना तो हमारे को, ना तो मुझे अधिकार है, ना दुनिया हिंदुस्तान में किसी को भी अधिकार है कि न्यायपालिका के काम में दखल दे मैम। और रही बात जेएनयू की बात मैम, कि वो नारे लगाएं, तो आप ये सोचिए मैम कि मैं लोगों से कह रहा हूँ, हिंदुस्तान में ये बात सुने कि एक कॉलेज, एक जेएनयू के अंदर नारे लगते हैं एंटी इंडिया को लेके, कुछ भी, और ये लोग बोलते हैं डिक्टेटरशिप है, तानाशाह। यार पल भर के लिए सोचकर देखना कि एक आदमी, कुछ लोग इसी देश के अंदर रहकर इसी देश के खिलाफ नारे लगाते हैं और रात को आराम से अपने घर में सो रहे हैं, फिर आप बोलते हो तानाशाह। यार मैं इस बात में विश्वास, ये नारा लगा के दिखा दो ना चाइना में, अगर आप सच में हो, एक नारा लगा के दिखा दो चाइना में, चाइना तुम्हें खत्म नहीं करेगा, तुम्हारे डीएनए को खत्म कर देगा। चाइना बोलता है कि यार ये गड़बड़ नहीं है, इसका चाचा, ताऊ, बुआ, फूफा, सबका डीएनए खत्म है, सबको खत्म कर दो, और वो हमेशा के लिए गायब हो जाते हैं। और यहाँ आके बोलते हैं कि हम तानाशाह हैं मैम। और शाम को अभी उनसे जिन्होंने कल नारे लगाए होंगे, मैं भी बैठ के कहीं उनकी पार्टी चल रही होगी, क्योंकि शाम को फिर उन्होंने और चीज़ें करनी है ना, कहीं बैठ के कॉफ़ी पी के शाम के नारे की तैयारी कर रही होगी, और फिर बोलेंगे यार यहाँ तानाशाह चल रहा है, तानाशाह चल रहा है करके। मतलब डबल स्टैंडर्ड आप देख रहे हो। तो ये हिंदुस्तान की पब्लिक समझे इस चीज़ को, किसको तानाशाह बोलते हैं मैम। रूह कांप जाएगी मैम कि तानाशाह होता क्या है। जब इमरजेंसी लगी थी तब पूछो लोगों से, तब समझ में आएगा तानाशाह क्या होता है करके। इतने बजे दूध के लिए लेने के लिए निकलोगे तो इतने बजे निकलोगे,
इतने बजे घर के दरवाजे बंद होने चाहिए, 4 लोग नजर नहीं आने चाहिए एक साथ। ये रोड, इस रोड के बीच में एक मोहल्ला आ रहा है, इस मोहल्ले को ही खत्म कर दो। ये था ममता नशा तो। अच्छा लकी बिश जी, आप ये बताइए कि आपने कई मिशन को अंजाम दिए हैं, आप इजराइल में रहे, अभी आप इजराइल को लेकर आपका क्या एक्सपीरियंस रहा था? वहां पे मोसाद के साथ आपने काम किया, कोई डायरेक्ट आपका उनके साथ कोई आपकी बातचीत होती रहती थी मोसाद के लोगों के साथ? मैम देखिए, किस एजेंसी के साथ हमने और कंबाइंड मोसाद ऑपरेशन कैसे किया। काम करती है, थोड़ा इस बारे में भी बताइए। मैम देखो, हर एजेंसी का अपना काम होता है। देखो, एजेंट का एक ही काम होता है मैम, दुनिया के अंदर इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना, अपने एनिमी को दुनिया में किसी भी कोने में हो उसको खत्म करना मैम, अपने देश की सुरक्षा के लिए। ये दुनिया की चाहे मोसाद हो, चाहे MSS हो, MI6 हो, CI हो, RNW हो, सबका वही काम है कि अपने एनिमी को खत्म करना। प्रोसीजर कोई आदमी दिखा देता है, कोई एजेंसी डिस्क्लोज कर देती है, कोई एजेंसी डिस्क्लोज नहीं करती है। तो रही मोसाद के साथ में मोसाद का काम करने का मैम, देखो हमारे को कुछ एक लोगों की अच्छी चीज सीखनी भी चाहिए या बुराई चीज सीखनी भी चाहिए। हमें दुनिया में उन देशों से सीखना चाहिए जो देश कभी भी उनके देश के ऊपर बात आ जाती है तो वो देश उनका हर नागरिक एक हो जाता है मैम, ये हमें उनसे सीखना चाहिए। उनका नागरिक दुनिया में किसी भी कोने में हो, वो अपने देश के साथ खड़ा हो जाता है। हमने देखा जब हमास ने अटैक किया था तो दुनिया भर में जितना जहां इजरायली थे वो सब वहां पहुंच गए। और तो देखो, दुनिया की कोई भी एजेंसी का फ्रीली काम करती है मैम जब देश की जनता, आम पब्लिक उन पर भरोसा करे, उनका साथ दे मैम। एक आदमी 24/7 आवर में ड्यूटी करता है, ड्यूटी करने के बाद वो एक ऑपरेशन में जाता है, एक ऑपरेशन में वो शहीद हो जाता है, 2 आतंकवादी भी मारे जाते हैं, आप आतंकवादी के लिए मानव अधिकार लेके आ जाते हैं मैम। तो जो उनके मानव अधिकार की बात कर रहा है, हमें उनको लेके दुख नहीं होना चाहिए कि ऐसी बातें कर रहा है, क्योंकि वो एजेंट है दूसरे मुल्कों का, उसका घर का चूल्हा तक विदेशी फंडों से चलता है। आप मुझे एक चीज बताओ मैम कि आज लोगों के धरने लगते हैं, लोग 2-2 महीने तक धरने में बैठे रहते हैं। मुझे सिर्फ इतना मैम, अगर मैं 5 दिन काम नहीं करूँ ना तो मुझे मेरे रेंट की टेंशन हो जाएगी कि यार लक्की 4 महीने में रेंट देना है, कैसे मुझे मेरी गाड़ी की EMI भरनी है, मैं कैसे भरूंगा? 1 तारीख को मेरी गाड़ी की EMI कट जाएगी, मुझे महीने में मेरे घर का रेंट देना है, मैं कैसे दूंगा? जब मुझे टेंशन हो रही है तो मैं ये पूछ रहा हूँ कि 2-3 महीने तक जो लोग सुबह से शाम तक बैठे रहते हैं, उनके घर का खर्चा कौन चला रहा है? सिर्फ इतना बताओ। अंबानी के परिवार के तो है नहीं, मुझे लगता है अंबानी का परिवार का उनमें से एक भी नहीं होगा, आम आदमी तो होंगे ना। शाहीन बाग प्रोटेस्ट की बात चाहे दुनिया में जो भी स्टेप के प्रोटेस्ट चलते हैं, सिर्फ उनका घर का खर्चा कौन चला रहा है मैम? कौन है जो डेली इतने लोगों को लेके वहां पर आ रहा है? ये सब चलता है मैम विदेशी फंडों से। उन लोगों को तो ये भी नहीं पता हम किस चीज का धरना कर रहे हैं। आप उनमें से एक आदमी को उठा के देख लो मैम, उस भीड़ में से, और उससे पूछो यार तुम ये धरना किस चीज का लगा रहे हो? उसको पता ही नहीं हो। बोला उन्होंने बोला है कि देश के खिलाफ, देश हमारे। उन लोगों को कुछ नहीं पता कि हम कर क्या रहे हैं मैम। मैं मोसाद की बात कर रही थी। मोसाद के साथ क्या आप जो कह रहे थे कि कुछ अच्छी चीजें यदि हो तो हमें सीखनी चाहिए, मोसाद की ऐसी कौन सी चीज है जो आप कह रहे हैं कि सीखने वाली है? वो एजेंसी कैसे काम करती है? हमने अभी तक बस सुना है, आप वहां रहे हैं, आपने अपनी आंखों से बहुत कुछ देखा होगा, थोड़ा बताइए। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण बताता हूँ। एक स्पाई है एली कोहेल, वो कोई स्पाई नहीं, कोई बैकग्राउंड नहीं मैम, शायद 1960 के अंदर समथिंग वो मोसाद को ज्वाइन करते हैं, सीरिया जाते हैं। सीरिया जाने के बाद वहाँ के प्रेसिडेंट को चेंज करवा देते हैं, एक नया प्रेसिडेंट खड़ा कर देते हैं, और खुद इस सीरिया के डिफेंस मिनिस्टर बनने वाले थे महज 5 साल के अंदर। मैम 5 साल में अगर मैं आपको एक बात बोलूँ, आप किसी प्रधान को नहीं हटा पाओगे ढंग से। अगर मैं सपोज करो मैं यहाँ का रहने वाला हूँ और मैं बोलूँ तमिलनाडु में जाके किसी प्रधान को हटाना है, तो वहाँ अपने ही देश में मुझे प्रधान को हटाने में मुश्किल हो जाएगी। वो दूसरे देश में जाके वहाँ के प्रेसिडेंट को चेंज कर देते हैं मैम। अगर इस बात में कभी सोचो कि आप अपने दुश्मन मुल्क के अंदर जाके वहाँ के राष्ट्रपति को बदल देते हो, दूसरा राष्ट्रपति खड़ा कर देते हो महज 5 साल के अंदर, तो क्या देशभक्ति होगी मैम? क्या देश का सपोर्ट होगा मैम? और लास्ट में उनको फांसी में लटकाया गया, शायद 24 घंटे तक उन्हें फांसी में ही लगाया मैम। लेकिन हमास को खत्म करने में मोसाद को लंबा संघर्ष करना पड़ा। अभी भी हम मान के चल रहे हैं कि हमास अभी भी है सक्रिय, उसके कई जो नेता हैं वो मारे गए, लेकिन फिर भी हमास सक्रिय है। तो मोसाद को यहाँ कहाँ दिक्कत आ रही है? मैम देखो, सेम चीज है कि मोसाद भी अकेला हमास से नहीं लड़ रहा है, उस हमास के पीछे भी तो बहुत देश है ना मैम। हमें सब सिर्फ वही ऑर्गेनाइजेशन नजर आता है मैम। हम देखते हैं कि छोटा सा, चलो हम देखते हैं मौलाना मसूद अजहर, हम देखते हैं हाफिज सईद, ये छोटे से आतंकवादी, इनको महज कहते हैं इनको क्यों नहीं खत्म कर देते? क्योंकि ये दिख रहे हैं फ्रंट में, इनके पीछे बड़ी लॉबी है।
ये सवाल तो है कि इनको खत्म क्यों नहीं क्यों नहीं पा कर रहे? सकते? क्योंकि लॉबी बड़ी है ना मैम, इज द बिग लॉबी जो इनको छुपा कर रख जो इनको छुपा के रखती है, जो तैयार करती है इनको, जो हर दूसरे दिन क्या करती है, एक नया आदमी तैयार कर देती है मैम। तो मेन चीज है वो लॉबी मैम, और वो लॉबी इतने वाइट हैं कि आपको लगता है तो दुनिया के महान लोग हैं मैम। उनके अगेंस्ट में मैं भी बात करूं तो आप तो मुझे गालियां देना शुरू कर दो। कल मैं उनके बारे में बोलूं, बोले यार क्या बात कर रहे हो तुम, किसके खिलाफ बात कर रहे हो? क्योंकि वो दुनिया के इतने बड़े लोग, इतने अच्छे लोग हैं दुनिया के अंदर जो ये सब कुछ कर रहे हैं। तो आप कह रहे हैं कि हमास के पीछे एक बहुत बड़ी लॉबी है जो पावरफुल देश जो उसे सपोर्ट करता है मैम। आपके करियर में सबसे चुनौतीपूर्ण टास्क आपके लिए कौन सा रहा? कौन से देश में आपको लगा कि यहाँ ये मिशन मेरे लिए टफ है? नहीं देखो मैम, किसी भी देश के अंदर मिशन करना टफ नहीं है मैम। देश के अंदर मिशन करना मैम, वहां पर कौन से मेरे ऊपर लॉ लग रहे हैं, 2-4 गलती भी कर दूंगा तो कोई बड़ी बात नहीं है। सबसे टफ है मैम कि अपने ही देश के कुछ लोगों को समझाना, वो ज्यादा टफ है। वो बहुत इजी काम है यार, जाऊंगा पहले से पूरा का पूरा, हमारे पास एक मैप है, जीआर है, एनिमी का हाइड आउट है, पूरी की पूरी सपोर्टिंग टीम मेरे साथ है, गया अपना ऑपरेशन करके खत्म करके आ गया। इज द इजी, ये तो इसके लिए मैं पैदा हुआ हूं। लेकिन एक आदमी को ये समझाना भाई तुम गलत कर रहे हो, वो बहुत मुश्किल है। कि ना तो मैं उसे मार सकता हूं मैम, कि मेरे देश का ही नागरिक है ना, मार भी नहीं सकता, तो उसे समझाना कि जो तुम स्टेप ले रहे हो भाई ये हमारे देश के अगेंस्ट है, इसमें कितना फर्क पड़ेगा इस देश के अंदर, वो सबसे मुश्किल काम है मैम। दिल्ली ब्लास्ट में आपने देखा कि कई डॉक्टर्स के तार इसमें जुड़े, कि जो डॉक्टर्स जिसने हमला किया वो खुद भी मतलब एक फिदायीन था वो। तो इस गठजोड़ को आप कह रहे हैं कि अपने देश में ही लोगों को समझाना मुश्किल हो रहा है। तो जब अपने ही देश के लोग टेरर एक्ट में शामिल हो रहे हैं तो आप ऐसे लोगों को के लिए मतलब इनकी पहचान हम कैसे करें? ये स्लीपर सेल है, ये दूसरे वेश में होते हैं, कहते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं, पेशा कोई और होता है, लेकिन जो स्लीपर सेल हम जैसे कहते हैं कि वो अपनी पहचान छुपा के काम करते हैं। अपने देश में समझाना और ये स्लीपर सेल की पहचान करना, ये कितना मुश्किल काम है? आप कैसे पहचानते हैं किसी स्लीपर सेल? बहुत ईजी है, आप भी पहचान लोगे। बहुत ही ईजी है लोग, कि अगर आपको कैसे लगेगा कि ये आदमी आगे चल के एक आतंकवादी बन सकता है, ये स्लीपर सेल हो सकता है, देश को नुकसान पहुंच सकता है, बहुत ईजी तरीका। आप सिविलियंस के लिए आप एक काम करो मैम, आज आप सिर्फ शाम को एक वीडियो डाल दो और बोलो भारत माता की जय, है ना, हमारे संविधान जिंदाबाद, हमारा देश जिंदाबाद। नीचे 100 कमेंट्स आएंगे मैम, उसमें से 5 कमेंट पढ़ लो जो कहते हैं कि किस बात का देश, तो समझ लो कि कितनी नफरत है उसके अंदर। ये शुरुआत है, आपको कुछ नहीं करना, उन 100 में से उन 5 लोगों को फाइंड आउट कर लो जो इसके अगेंस्ट भी बात करते हैं। किस किस संविधान की बात कर रहे हो? यहीं रह रहे हैं, यहीं खा रहे हैं, है ना मैम, यहीं उनके बच्चे पढ़ रहे हैं और बोलते हैं कि संविधान की बात कर रहे हो। तो आप यहीं से सोच पकड़ लो, ये आदमी को आतंकवादी बनने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो ऐसे ट्रैक करते हैं ISI, CIA, MI6। वो कोई ऐसा नहीं है कि MI6 ने अपनी पूरी टीम भेजी होगी या ISI ने टीम भेजी होगी। वो क्या करते हैं, आज हम बात कर रहे हैं मैम, आज कैसे इन डॉक्टरों को ट्रैक किया, आज हमने बात करी, हम देश हित के बात में बात कर रहे हैं। इसमें से 1000 कमेंट आएंगे, 10 कमेंट तो सिर्फ होंगे मुर्दाबाद, ये गवर्नमेंट मुर्दाबाद, एवरीथिंग। एक पोस्टर से पकड़े गए थे जब ये जम्मू कश्मीर में पोस्टर लगे। तो एक पोस्टर से ना, मैं यही, इन कमेंटों में क्या होता है, सपोज करो ISI क्या करती है, 5 कमेंट को देखती है कि ये कमेंट तो साले बड़ी नफरत कर रहे हैं यार देश से। ISI क्या करती है, ISI का पूरा विंग है, उस आईडी को ट्रैक करती है और उसके हर कमेंट को पढ़ना शुरू करती है, उसके हर पोस्ट को पढ़ना शुरू करती है। कम से कम 2 महीने, 3 महीने, साल भर भी क्या करती है, उस आईडी के ऊपर नजर रखती है। ISI को लगता है तो भस्मासुर है इसी देश के अंदर। तब पहली बार वो लोग क्या मिलते हैं, इन लोगों से मिलते हैं, इनके विचारों को समझते हैं, उन विचारों को जो 90% विचार खराब है उसमें 10% अपना लगाते हैं और एक आतंकवाद तैयार करते हैं मैम। आप बड़े मिस्टेरियस से क्यों लगते हैं मुझे, बड़े रहस्यमयी लगते हैं। आपसे जब भी बात करूं तो आप बड़ी जल्दी में होते हैं, किस बात की जल्दी होती है आपको? मैम देखो, दुनिया में और भी काम है, यहाँ से जाऊँगा कोई और काम है, तो हर देखो टाइम तो हर आदमी, मतलब ऐसा नहीं है मैम, वक्त तो देखो, मैं आपको एक, चलो मेरी छोड़ दो मैम, एक कॉलेज के लड़के को भी आप बोलो कि मैम थोड़ा सा जल्दी जाना है, चाहे उसको कहीं भी जाना होगा, काम के लिए जाना होगा, अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने जाना होगा, XYZ किससे मिलने जाना होगा, कोई अगला काम होगा किसी भी आदमी का। तो आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में मैं कुछ नहीं पूछूंगी। आपकी कोई गर्लफ्रेंड है? मैम गर्लफ्रेंड, आप एक चीज बताओ, शादी हो गई अब? नहीं, मेरे जैसे आदमी की गर्लफ्रेंड बनेगी मैम, आप खुद ही बताओ। क्यों नहीं बनेगी? आप तो इतना पसंद करते हैं लोग आपको, तो कोई ना कोई उसमें से ऐसी होगी जो आपके जीवन साथी बनने लायक हो, या जो आपको बहुत पसंद करती हो। मैम वो 2 ही दिन पसंद करेगी, चौथे दिन से तो बात, उसको लगेगा कि इंसान तो एक बार ही मैसेज करता है गुड मॉर्निंग और रिप्लाई करता है 6 दिन के बाद, है ना मैम।
तो 6 दिन के बाद जब मैं उसको रिप्लाई करूंगा तो शायद तो रिलेशनशिप बनने से पहले आप कहते हैं टूट जाएगा ना मैम। तो कोई गर्लफ्रेंड नहीं है आपकी लाइफ में? नहीं मैम, ऐसा नहीं मान सकते। नहीं मैम, गर्लफ्रेंड वगैरह तो होता तो ओपन ही हो जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं है मैम। और मैम इनसे भी देखो, मैंने आपको क्या बोला, इनसे भी हटकर और भी बहुत चीज़ें हैं जीवन के अंदर। आप गर्लफ्रेंड इसलिए नहीं बना रहे कि आपको थ्रेट आ रहे हैं दुनिया भर से, वो और ये थ्रेट कौन भेज रहा है आपको? क्योंकि इसलिए पाकिस्तान के खिलाफ बोलते हैं, आतंकवादियों के खिलाफ बोलते हैं, तो ये धमकी कहाँ से आते हैं? आपको जान से मारने की धमकियां कहाँ से मिल रही हैं? मैम देखिए, जो चाहे हम लोग बात अगेंस्ट नहीं करते मैम, हम तो सिर्फ वो बात करते हैं जो जनता को पता होनी चाहिए, सच बोलते हैं। हाँ। और देखो, जो भी धमकी देते हैं, चाहे वो एक फ्रंट में एक टेररिस्ट आता है, लेकिन टेररिस्ट के पीछे कौन होते हैं मैम? दुनिया की एजेंसीज होते हैं। एजेंसी कभी डायरेक्ट थ्रेट नहीं देगी किसी को भी। अब देखो, MI6 मेरे को डायरेक्ट थ्रेट नहीं देगी, CIA डायरेक्ट थ्रेट नहीं देगी, DGFI डायरेक्ट थ्रेट नहीं देगी। वो क्या होता है, एंटी एलिमेंट्स को आतंकवादियों के माध्यम से क्या करते हैं, थ्रेट देते हैं, फ्रंट सामने आतंकवादियों को रखते हैं मैम, है ना। तो ऐसे थ्रेट से कोई फर्क नहीं पड़ता मैम। देखो, वो अपना काम कर रहे हैं, उनका काम है थ्रेट देना, इसलिए तो आतंकवादी बने ना मैम। हमारा अपना काम है मैम, वो अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं मैम। आपको डर नहीं लगता? नहीं मैम, डर किस चीज़ का मैम? एक क्वेश्चन मैम। धमकी जिस तरह से दी जाती है आपको, मतलब उससे कोई मतलब डर किस चीज़ का? लेकिन चलो, धमकी भी कोई आदमी देगा, डर किस चीज़ का मैम? जान के जाने का। मैम मुझे संसार का वो व्यक्ति बता दो जो नहीं मरेगा मैम। सबको मरना है। आपको संसार में तो ऐसा कोई है ही नहीं जो नहीं मरेगा। तो आप इन धमकियों की परवाह नहीं करते? बिल्कुल नहीं मैम। कोई आपके साथ कोई सुरक्षा नहीं होती? मैं ही नहीं, दुनिया का कोई भी एजेंट, धरती का कोई भी एजेंट मैम किसी थ्रेट से नहीं डरता मैम। वो थ्रेट से डरेगा तो एजेंट ही नहीं बनेगा मैम। तो एक मजबूत एजेंट बनने के लिए, जासूस बनने के लिए फियरलेस होना जरूरी है। आप काम ही नहीं कर पाओगे मैम, बिल्कुल। आप एनिमी के एरिया में हो मैम, जहाँ अगर हल्का सा भी आपके फेस पर थ्रेट आ गया तो आपको दूसरा एजेंट पहचान लेगा कि बॉडी में तेरे तो चेहरे पे मुझे थ्रेट दिख रहा है। तो जब आप जासूस बनकर जाते थे, जब आप इसमें काम में थे, तो क्या अपनी वेशभूषा और ये सब भी बदलते थे, अपनी भाषा? वो पिक्चरों में रहता है मैम। अच्छा, ये सब पिक्चरों में होता है। तो असल में क्या होता है मैम? असल में होता है, आप जिस कवर आईडी में गए हो। अच्छा, आप भी मैम डेली यहाँ कैब पर गए होंगे, बहुत बड़ी कैब जाते हो। अच्छा, आपने कैब वाले से कितना बात कर लिया आज तक? कभी नहीं, बस OTP दिया और बस हो गया, खत्म। हो सकता है उसी कैब में कोई एक एजेंट हो, फिर क्या आपने कभी बात करी है? नहीं। तो फिर खत्म हो गया ना मैम की साइड। बस इसका मतलब आप कैब चला रहे थे? नहीं, मैं वैसे आपको एक एग्जांपल बता रहा हूँ। ठीक है। आपने अपने करियर का सबसे चुनौतीपूर्ण टास्क नहीं बताया मुझे, कि जो आपको लगा हो कि सबसे चुनौतीपूर्ण था मेरे लिए। मैम देखिए, कि एक छोटा सा किस्सा बता देता हूँ मैम। हमारे को किसी इंसान को सरेंडर करवाना था मैम। एक था लड़का जो किसी इंसर्जन ग्रुप के लिए काम करता था इंडिया में। इंडिया की बात कर रहे हैं? हाँ, किसी भी टेरिटरी के एरिया, उसको सरेंडर करवाना था। तो उसकी एक गर्लफ्रेंड थी, दोस्त बनी मेरी वो, है ना मैम। क्योंकि मुझे उसके थ्रू उसके बॉयफ्रेंड को सरेंडर करवाना है मैम। अच्छा, है ना। इसमें दिक्कत ये थी मैम, क्या होता है, सबसे बड़ा रिस्क है कि मैं जब भी उसकी गर्लफ्रेंड के साथ टाइम बिता रहा हूँ, दोस्त है मेरी ऑनली, तो मैं उनके एरिया में हूँ, एनिमी के टेरिटरी में हूँ, उनके एरिया में हूँ। तो लगभग 20-22 दिन तक वो ऑपरेशन चला था मैम। और उस 20-22 दिन तक ये लगा लो कि जब भी मैं उसके साथ बैठा, उससे बात करी, तो सिर्फ 10% में उसी के साथ रहता था वहाँ पर। 90% मेरे को सिर्फ उसी के बॉयफ्रेंड या उसी एनिमी का खतरा दिखता था। क्योंकि यहाँ पर क्या है कि मैं उस 22 दिन में से किसी भी क्षण, एक भी मिनट, उन लोगों को अगर ये पता चल जाए कि यार ये किस के लिए काम करता है और यह क्यों आया है, तो वो लोग मैम क्या करते हैं, आदमी की बॉडी में 18-20 नट बोल्ट डालते हैं मैम। तो एक लंबा ऑपरेशन था जहाँ पर एक लड़की के साथ 20-22 दिन। और मैं आपको लास्ट में ये बताऊँ मैम कि उसने अपने जैसा हम लोगों ने चाहा, उसको कभी ये नहीं पता चला, लड़की को पता नहीं था, लड़की को लास्ट तक भी पता नहीं था। हाँ। कभी नहीं पता चला। लेकिन लड़की के दिमाग में हमने एक चीज़ डाल दिया था कि बहुत बड़े ऑपरेशन लॉन्च होने वाले हैं और बहुत जल्दी इंडियन आर्मी या यहाँ पर एक ऑपरेशन करेगी, कंबाइन ऑपरेशन दूसरी आर्मी के साथ, उस देश का नाम नहीं बताऊंगा। तो सारे एंटी एलिमेंट्स या जितने भी इंसर्जेंट हैं मारे जाएंगे। तो लड़का और लड़की अच्छे, बॉयफ्रेंड रिलेशन उनका अच्छा था। तो लड़की ने हर बात उस तक पहुंचानी शुरू करी और डिप्रेशन में, मतलब लड़की ने ये बोला या तो मुझे छोड़ दे, और लड़का रेडी हो गया मैम, कि लड़का रेडी हो गया कि सरेंडर करने के लिए। बस इत्तेफाक की ये बात थी मैम कि उस ऑर्गेनाइजेशन को भी पता चल गया था कि ये सरेंडर करने की तैयारी में है। तो उस लड़की को भी शूट आउट कर दिया मैम, है ना। उस लड़की को भी गोली मार दी उन्होंने और उस लड़के को भी गोली मारा। तो लड़का तो नहीं मरा, लेकिन वो बेचारी इनोसेंट लड़की जिसका इस दुनिया से कोई मतलब नहीं मैम, वो मारी गई।
तो आपको उस इसका चीज का अफसोस दुख है होता मैम कि जिसको कभी कुछ नहीं पता था, तो उन्हीं के ऑर्गेनाइजेशन वाले लोग आए और उस लड़की को भी शूट आउट किया। वो तो ऑन द स्पॉट खत्म हो गई और लड़के को भी मरा हुआ समझ के चले गए थे, तो लड़का जिंदा रहा। तो दुख हुआ क्योंकि उसको तो ये भी नहीं पता चला कि मैं मरी क्यों। मतलब एक इनोसेंट की जान एक चली इनोसेंट गई। की जान चले गई। तो फिर कई बार लगता है मैम कि देश के हित के लिए व्यक्तिगत कोई भी निजी फायदा, अगर देश के हित में फायदा हो तो हमारे को इतना तो बर्दाश्त करना पड़ेगा मैम। जो पर्सनल सैक्रिफाइसेस हैं, कई बार अपने इमोशंस को भी आपको पीछे रखना पड़ता है। अभी आपने बांग्लादेश वाले में सुना होगा मैम कि एक ऑफिसर की ऑडियो रिवील करना पड़ा मैम। हाँ, आपने बताया है ना, अभी एक शुरुआत रिवील करना पड़ा ना बिल्कुल, मैम। हाँ। मुझे भी दुख है कि मैं एक ऑफिसर की ऑडियो को रिवील कर रहा हूँ, लेकिन सच्चाई सामने लाने के लिए हजारों लोग मर रहे हैं मैम। मुझे पता है कि उस ऑफिसर को ढूंढ के मार देंगे वो लोग। एग्जाम्पल के लिए ISI उसको ढूंढ लेगी, DGFI उसको ढूंढ लेगी, कहीं ना कहीं से उसको ढूंढ ही लेंगे वो लोग। मुझे पता है कि एक इंसान को नुकसान होगा, लेकिन हजारों लोग, लाखों लोग मरने से बचेंगे मैम। अब आपने चूंकि कहा है कि आपको जल्दी कहीं जाना है, तो बातचीत खत्म करने का समय आ रहा है, लेकिन एक बार मुंबई चलते हैं। मुंबई में क्या कर रहे हैं आप? दिल्ली मुंबई कितने चक्कर लगाते हैं, और मुंबई में क्या खास काम हो रहा है, और आपकी फिल्में हम कब तक देख सकते हैं, इस बारे में दर्शकों को बताइए। 2026 में लोगों को देखने को मिलेगा। मैंने कुछ एक चीज़ें लिखने की कोशिश करी है, लिखी है मैम। तो शायद नेटफ्लिक्स में कुछ एक वेब सीरीज देखने को मिल जाएंगी। कुछ एक फिल्म मेकर हैं, अच्छे डायरेक्टर हैं। तो ये जासूसी कहानियां आप लेकर आए हैं, अपने पर्सनल एक्सपीरियंस। एक जासूस कैसे काम करता है, मुझे डर लग रहा है। मैं एक जासूस के साथ पॉडकास्ट कर रही हूँ। इन्होंने यहाँ आने से पहले मेरे बारे में भी सब कुछ पता कर लिया है। तो ये जो जितनी फिल्में आप कह रहे हैं, वो सारी जासूसी कहानियां हैं, आपके अपने एक्सपीरियंस आपने शेयर किए? ग्राउंड एक्सपीरियंस मैम, ग्राउंड रियलिटी। तो दुनिया में एक्चुअल होता क्या है, किस तरह से स्पाई काम करता है, एक्चुअल में क्राइम है क्या, क्राइम वर्ल्ड क्या है, कैसे ड्रग माफिया एक्चुअल में काम करते हैं, टेररिज्म क्या है, टेररिज्म की शुरुआत। तो इनको सबको मतलब एक पिक्चर के माध्यम से या वेब सीरीज के माध्यम से लोगों को देखने को मिले। कोशिश ड्रग्स माफियाओं से कभी आपकी टक्कर हुई है? कभी उनके लिए, उनको मिटाने के लिए कोई काम किया आप लोगों ने? एक्चुअली क्या मतलब करती रहती है एजेंसियां, लेकिन वैसे आपका एक्सपीरियंस मैं जानना चाह रही हूँ। देखो, मैं यूथ को भी बताना चाह रहा हूँ लास्ट में आपके चैनल के माध्यम से। आपको लगता है आतंकवाद, तो कहीं ना कहीं आतंकवाद की जो बहुत बड़ी एक सपोर्ट है, वो जड़ जो है वो ड्रग है। हाँ। आप जो बच्चे हैं आज के टाइम, अगर आप किसी से ड्रग्स खरीद रहे हैं, नशा कर रहे हैं, आप अपना तो बुरा कर रहे हो, लेकिन आप इस दुनिया के अंदर आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हो। क्योंकि छोटा सा मैं आपको उदाहरण बताता हूँ। जब एक ड्रग्स किसी देश से निकलता है, उस ड्रग्स की कीमत सिर्फ 1 लाख रुपए केजी होती है। जैसे वो ड्रग्स हिंदुस्तान के अंदर घुसता है, उस ड्रग्स की कीमत हो जाती है 1 करोड़ रुपए केजी। जब वही ड्रग्स अमेरिका वगैरह में कहीं पहुंचता है तो उसकी कीमत होती है 9 करोड़ रुपए केजी। 1 लाख रुपए केजी वाला 9 करोड़ रुपए केजी तक पहुंच रहा है, तो आप ये समझो पैसा कहाँ जा रहा होगा। उन आतंकवादियों को हथियार कहाँ से मिलते हैं, उन आतंकवादियों को फंड कहाँ से मिलता है। तो आप जो ड्रग्स खरीद रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप किसी के हाथ में AK-47, M16, RDX, TNT पकड़ा रहे हैं मैम। तो आप आतंकवाद को सपोर्ट कर रहे हैं। तो कुछ भी हो जाए, ड्रग्स को आज से ही छोड़ दो। ये बहुत अच्छी बात की आप, चूंकि जेन जी, जो मतलब युवा, और खासकर बहुत सारे देश के बहुत सारे लोग, मैं कहूँगी दुनिया में लोग आपको बहुत पसंद करते हैं। और आपने जो अपील की है कि आप नशा से दूर रहें, मादक पदार्थों से दूर रहें, ड्रग्स से दूर रहें, ये इस अपील में चाहूंगी एक बार फिर से आप दर्शकों से ये बातचीत जरूर करें कि जो लोग भी इस तरह के जो नशा करते हैं वो इससे दूर रहें, अपने जीवन को सुंदर बनाएं। बस उनको लग रहा है कि मैं नशा कर रहा हूं, भाई तुम अपने आप को बर्बाद कर रहे हो यार, कोई बात नहीं, मेरी तरफ से मुझे तुमसे मतलब नहीं है। जो इंसान खुद को बर्बाद करना चाहता है वो कल नहीं आज कर ले, लेकिन आप आतंकवाद को सपोर्ट कर रहे हो। आप तो खुद तो बर्बाद हो रहे हो, क्योंकि नशे में जिस दिन आपने पहली बार नशा किया होगा, आप यकीन करना, आप सोच लेना पुराना, उस दिन आपने क्या होगा, पहली बार चखा होगा, टेस्ट किया होगा। दुनिया में आज कहता हूं कि मैं सबसे बड़ा ड्रग एडिक्ट हूं, तो जब पहली बार कोई ड्रग्स को चखता है ना मैम, वो कहता है कैसा है टेस्ट, शौक, वो शौक के तौर पर लेता है। फिर वो शौक धीरे धीरे क्या हो जाएगा, आपकी आदत बनेगा, और जो फिर आदत मजबूरी। जो टेररिज्म, जो लोग टेररिस्ट बन रहे हैं, वो उनको भी तो ड्रग्स दे करके उनको जो कह रहे हैं ब्रेन वॉश किया जाता है। वो भी तो इस तरह से, जो हमने भी पढ़ा है बहुत सारी चीजें, कि उसमें इस तरह से एक स्टेप होता है, पहला स्टेप। जी मैम, उनको नशा करा करके उनको अपने कब्जे में लेना धीरे धीरे। अच्छा, आपके अंदर जो लेखक छुपा था उसको किसने पहचाना?
आपके परिवार ने या बॉलीवुड ने? अरे मैम, मतलब बस मैंने कहा मैम थोड़ा सा लिख लेते हैं, इंडस्ट्री में गए, कुछ एक पिक्चरें देखी, मैंने कहा यार ऐसा तो थोड़ा बहुत किताबें भी लिखी हैं आपने? तो मैंने कहा थोड़ा पढ़ लेते हैं, लिख लेते हैं, तो लिखने की कोशिश करी और लोगों को पसंद आया मैम। और जितने भी जिन मेकर्स के साथ मैं काम कर रहा हूँ या जिन प्रोडक्शन हाउसों के साथ मैं काम कर रहा हूँ, तो उनको बहुत अच्छा लगा और बहुत पसंद आया उनको, तो लोगों का प्यार है, अभी देखते हैं कैसा होता है मैम। अच्छा, ये जासूसी का करियर जो लोग अपनाना चाहते हैं उनके लिए कोई टिप्स है आपके पास? हाँ, जो भी इन फ्यूचर के अंदर जिसको लगता है कि यार मैं दुनिया देश की के लिए, देश सेवा के लिए यदि कोई स्पाई बनना चाहता है, RNAW में जाना चाहता है यदि, तो वो कैसे जा सकते हैं? देखो, अगर आप जाना चाहते हैं, आप यूपीएससी के थ्रू भी जा सकते हैं। आप यूपीएससी के थ्रू अगर आप, तो वहाँ से भी RNW के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज दूसरा एक ऑप्शन, सेकेंड ऑप्शन, बाकी एक ही ऑप्शन है, आप फोर्सेस से आप डेपुटेशन जा सकते हैं। आप आर्मी, एयरफोर्स, नेवी से डेपुटेशन जा सकते हैं, किसी भी आर्मड फोर्स से। और एक और चीज़, आप दुनिया में ईमानदार बन जाओ और देशभक्त बन जाओ। अगर आप सच में ईमानदार हो